कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और ईएलटी ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे और ये बीपीएससी टीयर 3 में टीजीटी और पीजीटी के लिए मॉडल पेपर है। साथियों, हम लोग देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न बनाया जाता है, क्या पैटर्न है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें। कई बार हमको प्रश्न आता रहता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, अमरदीप जी आ गए हैं और सुबोध जी आ गए हैं, कृष्णा, धर्मेंद्र कुमार आ गए हैं। सबका स्वागत है। तो आवाज मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, आप लोग मुझे बता दें कमेंट करके। आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, सजल नीरद सी कलंकित कलकांति सजल नीरद सी कलकांति थी, पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है। अब यहां जो रेखांकित है वो है सजल नीरद सी। ठीक है, यहां पर ये रेखांकित है सजल नीरद सी, कलकांति थी, पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, फिर बताते हैं। यहां पर जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसका उत्तर आप सबको देना है। तो साथियों, जो पहला प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा, यहां पर तुलना जब की जाती है, जब भी हम तुलना करते हैं, जैसे गाना था, क्या गाना था कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो तुलना हमेशा समरूप में की जाती है, समान गुणों में हम तुलना करते हैं। जैसे अगर बुद्धिमान है तो कहते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो, और गधे हो तो गधे। तो गधा कहने का तात्पर्य उनका होता है कि आपकी बुद्धि कम है, आपकी तुलना जा रही है। अक्सर हम मनुष्यों की तुलना जानवरों से करते हैं। तो तुलना जहां भी की जाती है साथियों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा में कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, जैसे सा, सी, से, कुछ इस तरह के शब्द भी अगर आ जाते हैं तब भी उपमा अलंकार होता है। तो सजल नीरद सी कलकांति थी, पंक्ति में रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपमा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। देखिए, कभी भी हमको अगर इस तरह का शब्द आए तो हमें उस शब्द का दो भाग करना है। तो देखिए यहां पर ऑलरेडी दो दो भाग किए गए हैं। अब उत्तर की जांच कर लेनी है। तो जब भी हमको उत्तर की जांच करनी है, कैसे करनी है? हमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जोड़ना है। तो पहले यह देखना है कि दोनों तरफ दिए गए शब्द शुद्ध हैं कि नहीं शुद्ध हैं व्याकरण की दृष्टि से। तो अन्व शुद्ध भी होने चाहिए और सार्थक भी होने चाहिए, उनका अर्थ भी कुछ निकलना चाहिए, या उपसर्ग प्रत्यय रहे। तो अन्व शब्द दिया है, तो अन्व आप देखें तो यहां पर ये तो इसका अर्थ नहीं निकलता, अन शब्द है ना। अन शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, उपसर्ग आप मान सकते हैं, अ है और अनु है। तो एक चीज तो यहां क्लियर है कि जो भी इसका बनेगा वह उपसर्ग से बनेगा। किससे बनेगा? उपसर्ग से बनने वाला यह शब्द होगा। अब कौन सा उपसर्ग यहां पर होगा? तो उपसर्ग यहां पर हमारा आएगा अनुउपसर्ग। कौन सा उपसर्ग आएगा? अनुउपसर्ग आएगा। और अनुउपसर्ग में हम अय शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अन्वय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अन्वय बन जाएगा। ठीक है, अनुधन अय। और इसमें संधि कौन सी होगी? अनुधन अय में संधि कौन सी होगी? तो इसमें यण संधि होगी।
कौन सी संधि होगी? तो यण संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसमें आपको ढूंढना है कि यहां पर भाववाचक संज्ञा कहां पर है। चलिए बताइए। तो सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो सुश्री में तो भाववाचक संज्ञा है नहीं, हिमा दास तो नाम है, प्रथम तो संज्ञा है नहीं, ये विशेषण है, क्योंकि जितनी भी ये है वो विशेषण में आ जाते हैं, स्थान भी नहीं है। अब यहां एक शब्द आया है जिसको हम दौड़ कहते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, लेकिन यहां एक शब्द और हम लिख दें, घोड़ा दौड़ दौड़ता है। लेकिन इसका और ही जगह हम प्रयोग कर सकते हैं दौड़ का, जैसे दुनिया दौड़ में शामिल है, दौड़ में शामिल है। या हम कहें कि आप सब दौड़ में हैं। तो जब हम दौड़ की बात करते हैं तो दौड़ किस तरह का शब्द हो जाता है? तो दौड़ शब्द हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे कहें, आप इंग्लिश में क्या कहते हैं कि हाँ आप सब फाइट में हैं, आप सब फाइट में हैं। और इसी तरीके से आप हिंदी में उसको क्या कहेंगे कि आप दौड़ में हैं, मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? है कुरंग, घोटक या सैंधव? कौन सा शब्द है का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं पर्यायवाची के जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उन शब्दों को ही बस आप याद रख लीजिए, सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका घोड़ा है, तो घोड़े का पर्यायवाची परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है। हाथी का पर्यायवाची पूछ लिया जाता है न, चंद्रमा का, कामदेव का, मछली का, इंद्र का, पार्वती का, न, गंगा का, जमुना का, ये कुछ एकदम पेटेंट पर्यायवाची जो पूछे ही जाते हैं। यहां बात की गई है कुरंग की। देखिए, कुरंग के लिए क्या होता है घोटक सैंधव, तुरंग बाज घोड़ा, रविपुत्र, इसको हम घोड़े का पर्यायवाची कहते हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, यहां क्या पूछा गया है? यहां पूछा गया है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप बताइए क्या क्या है और क्या नहीं है। तो कुरंग जो है वो नहीं है, घोटक भी है, ठीक है, घोटक भी है, सैंधव भी है, लेकिन है नहीं है। ओ सॉरी, यहां पर बात करेंगे कि कुरंग छोड़ दीजिए तो बाकी सब है, ठीक है। कुरंग छोड़ दीजिए तो घोटक भी है, सैंधव भी और है भी है। अब बात करेंगे कुरंग। कुरंग किसका पर्यायवाची है? हिरण का पर्याय है। कुरंग किसका पर्याय है? तो कुरंग हिरण का पर्याय है, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। न काम, न कारण होगा न कार्य होगा। विवाद शब्द का विलोम क्या होता है? विवाद शब्द का विलोम क्या होता है? तो यहां राइट आंसर है, यहां पर जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आए तो अगर उपसर्ग लगाकर मूल शब्द बना है तो उसका जो विलोम होगा वह भी उपसर्ग लगाकर बनाया जाएगा। तो विवाद शब्द में मूल शब्द वाद है और वि उपसर्ग लगा है, इसका विलोम भी हम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उपसर्ग लगा के बनाएंगे, तो निर्विवाद हो जाएगा राइट आंसर। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? अथक, बिना थके जो कहा न जा सके, अंश या अंश, हिस्सा और कंधा, टुक और टुक, टुकड़ा और फटा हुआ, दंश और दस, डंक, डंक और दस। अब यहां देखिए, को आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म अर्थ संगत नहीं है, ठीक है। यहां पर बाकी सब तो संगत दिख रहे हैं, लेकिन टुक और टूक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो क्या कहते हैं कि थोड़ा और टुकड़ा, इसका अर्थ क्या होगा? थोड़ा और टुकड़ा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होगा, लेकिन यह इसका अर्थ यहां पर नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से और नहीं पूछा है, तो राइट आंसर सी होगा। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? इचु यशाणाम तालु। जिस भी वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा ऊपर जो छत है, जैसे आप जिह्वा को ऐसे यहां से आगे बढ़ाइए तो कैसे छत है, वहां जब ये टच करता है, छूता है, स्पर्श करता है, तो उस वर्ण को तालव्य वर्ण कहते हैं। और इचु यशाणाम तालु, ई चा वर्ग या और श जो है, यह क्या है? यह तालव्य है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटना है। कविंत, गंभीर, आचरण और जनपद। इसमें क्या छांटना है आपको? विशेषण शब्द छांटना है। क्या छांटना है? विशेषण। चलिए देखिए, विशेषण का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी आरओ एआरओ में एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत बढ़िया प्रश्न मुझे लगा विशेषण को लेकर, कि विशेषण किसे कहते हैं। तो एक ऑप्शन में था कि विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को निर्धारित कर देता है। प्रश्न ये बनता कि संज्ञा की व्याप्ति है क्या? तो मैं उदाहरण में देता हूं कि भाई एक गाना है, गाना क्या है? पगली सी अनजानी सी, और आगे वाला क्या लाइन है? मोटी सी पतली सी, जाने वो कैसे होगी रे। तो पगली सी अनजानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अब यहां पगली, अनजानी, गोरी, मोटी, पतली, लंबी, दुबली, एक लड़का एक लड़की के लिए कल्पना कर रहा है। तो ये जितनी कल्पना है वो सब विशेषण में उसकी कल्पना है, मतलब उस लड़की को लेकर उसकी विशेषता आ रही है, वो उसके विषय में उसकी विशेषता को सोच रहा है। लेकिन किसी ने आके उससे कहा, पगली सी अनजानी सी वो काली होगी रे, पगली सी अनजानी सी वो मोटी होगी रे, पगली सी अनजानी सी बौनी होगी रे, पगली सी अनजानी सी बदबूदार होगी रे, पगली सी अनजानी सी जुए वाली होगी रे, पगली सी अनजानी सी भारतीय होगी रे, पगली सी अनजानी से ठिगनी होगी रे। ये सारी बात उससे कही गई। अब जब हम पूछ रहे थे कैसी होगी, और उसका जवाब मिल गया, और जवाब हमको किसमें मिला? विशेषण में मिला। तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा की व्याप्ति को सीमित कर देता है। अभी तक ये निश्चित ही नहीं था कि वो कैसी होगी रे, अब निश्चित हो गया कि वो मोटी होगी रे। ठीक है, अब यहां पर संज्ञा की जो व्याप्ति थी यहीं पे आके रुक गई, एकदम निर्धारित हो गया। तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा का जो फैलाव है, जो संज्ञा का विस्तार है, वो कैसी हो जाएगी? वो मोटी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अनदेखी सी अनजानी सी, अच्छा अच्छा, चलिए भाई, कम से कम ये गाने हैं जिससे पढ़ाने में कुछ नया टूल्स मिल जाता है। आप लोग लाइक नहीं करते, जितने लोग आते जाइए लाइक करते जाइए। जैसे लोग प्रसाद जब बढ़ता है तो क्या कहते हैं? कृपया आते जाइए, लाइन में लगते जाइए, प्रसाद लेते जाइए, लाइक करते जाइए। तो आइए, लाइक करिए, फिर कमेंट बॉक्स में आइए, लाइक जरूर करिए। चलिए भाई, कोई बात नहीं है, अब गाना मैं गाऊंगा, इसको सुधार लूंगा। तो संज्ञा की व्याप्ति को वो निर्धारित करता है। एक और उसमें ऑप्शन था, विशेषण जो होता है वो लिंग के अनुसार सदैव परिवर्तित हो जाता है। वहां एक प्रश्न आया था कि सदैव शब्द पे बात की गई थी, तो सदैव लिंग के अनुसार वो परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए काला शब्द है, ठीक है, तो अगर लड़की कह रही कि जाने वो कैसा होगा रे, तो किसी ने कहा काला होगा रे। लड़का अगर है तो काला होगा। अब लड़की की बात होगी, पगली सी अनजानी सी, कैसी होगी रे, तो किसी ने कहा काली होगी रे। तो काला होगा रे और काली होगी रे, ये क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा के अनुसार इसके लिंग में भी परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होने में हम क्या करते हैं? लिंग में परिवर्तन कब होता है? संज्ञा के आधार पर। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम सदैव की बात नहीं की जाती, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है विशेषण।
विशेषण क्या करता है? संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करता है, एक सीमित कर देता है, एक स्थान पे रख देता है। तो ये सारी चीजें उसमें रखना है। तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। कविंत, गंभीर, आचरण और जनपद। तो अब विशेषण की बात की जा रही है, तो इसमें से एक विशेषण शब्द छांटना है। विशेषण बहुत मजेदार टॉपिक होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, राइट आंसर है गंभीर। ठीक है, वह व्यक्ति बहुत गंभीर है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, अगला, तुम जाओ और खाना खाओ, वाक्य किस प्रकार का है? तुम जाओ और खाना खाओ। सीधी सी बात है कि यहां पर क्या किया जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। चुप, जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप क्या है? तिरस्कार बोधक, हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक और स्वीकार बोधक। अक्सर लड़कियों को यह बहुत कहा जाता है और छोटे बच्चों को कहा जाता है। छोटा बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, लड़का है, तो फिर बाद में तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन लड़की है तो बचपन से ही ये उसके लिए सेंटेंस पेटेंट कर दिया जाता है और बुढ़ापे तक उसके लिए यह वाक्य पेटेंट रहता है, चुप जबान मत चलाओ। तो ये तिरस्कार बोधक है, किस तरह का बोध कराने वाला यह है, ये आपको बताना है। बताइए। राइट आंसर होगा यहां पर हर्ष तो है नहीं, आश्चर्य है नहीं, स्वीकार है नहीं, तिरस्कार है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? किसके अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं? आयु, मान, अंक और पत्र। देखिए, अंक का कई अर्थ निकलता है, गोद, चिन्ह, संख्या, भाग्य। मान का इज्जत, अभिमान, नापतोल इत्यादि अर्थों में किया जाता है। पत्र, पत्ता और पत्र। आयु जो है उसका एक अर्थ निकलता है, एकार्थी है। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है? यह प्रश्न किस चैप्टर से है? तो याद रखिएगा, पद परिचय से है। किससे है? पद परिचय से। देखिए, जैसे हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, तो स्थानीय मान मान लीजिए हमने 999 का निकाला, तो आपने बचपन में स्थानीय मान निकालना सीखा होगा, बहुत आसान था। पहले वाले में 1 से गुणा करते हैं, दूसरे वाले में 10 से गुणा करते हैं और तीसरे वाले में 100 से गुणा करते हैं। इस तरह से जीरो हमारा बढ़ता चला जाता है। तो ये उसका क्या होता है कि जिस स्थान पर है उसका क्या मान है। वैसे जब हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में हम देखते हैं कि कोई शब्द का वैल्यू क्या है, वो किस पद पर है। मान लीजिए जैसे हमने लिखा राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो एक व्यक्ति, मान लीजिए आप ही हैं, तो आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप सब कुछ बन सकते हैं लेकिन पति नहीं बन सकते। सारे पद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि मौसा जी भी बन जाएं, आप देवर बन जाएंगे, जेठ भी बन सकते हैं, फूफा भी बन सकते हैं ना, सब कुछ बन सकते हैं। बस एक चीज नहीं बन सकते, आप पति नहीं बन सकते। बन सकते हैं क्या? मुझे तो यही समझ में आता है, एक ही पद है। इसके अलावा तो लगभग सारे पद आपको मिल जाएंगे, मिल जाते हैं, बस पति का पद नहीं मिल पाता है ना। अब यहां पर बड़ा विवाद है कुछ पदों को लेकर। एक पद पर बड़ा विवाद है कि लड़का अगर विवाहित नहीं भी है तब भी वो अंकल बन जाता है। लड़का अगर विवाहित हो या ना हो, अगर उसकी उम्र ढली तो वो अंकल बन ही जाएगा, उसका पद अंकल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब मेरी बुढ़ौती देख के बहुत सारे लोग कह देते हैं थोड़ा अंकल बगल हो जाइए। ऐसा इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, जैसे मन करता है पकड़ के रोल क्या रो दूं, यार क्या बोल दिए भाई। अब लड़की आंटी नहीं बन सकती, अब उसकी उम्र कितनी भी हो जाए वो दीदी ही रहेगी।
ये लड़कों का अपना दुख है। बहरहाल हम जिस पद की बात कर रहे हैं, तो यहां जैसे राम है, राम है, तो राम का पद क्या है इस वाक्य में? राम यहां पर मान लीजिए है, तो ठीक है, नहीं पता है। लेकिन जब ये वाक्य में आ जाते हैं, तो ये किसी न किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हमें क्या पढ़ना होता है? पद परिचय जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पद परिचय पढ़ते हैं। तो पद परिचय का मतलब होता है सुप्तिगंतम पदम। जब कोई शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर ले, तब उसे पद कहते हैं। जैसे आपकी जब नौकरी लग जाए, तो आप टीचर बनने का पद आपको मिल जाता है। यानी कि जब आपको अध्यापक बनने की योग्यता आपने प्राप्त कर ली, तो आप टीजीटी का पद, पीजीटी का पद धारण कर लेंगे। उसके पहले आप ऐसे सामान्य प्रतियोगी हैं। तो राम जो है एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द है। लेकिन जब यह वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, यह राम शब्द जब वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तब यहां पर जैसे ही आया ये पद कहलाता है। और जब कोई पद पर पहुंच जाता है, तो उसकी एक वैल्यू होती है ना। तो इस पद की क्या वैल्यू है, कौन है इस पद पर, यही हमको परीक्षा में बताना होता है, यही पूछना होता है। और इस प्रश्न में भी आपको यही बताना है कि हम विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। अब यहां पर जैसे हमने एक विशेषण वाला पद ले लिया, चलिए विशेषण का पद परिचय लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम काला लड़का है। हमने लिखा राम काला लड़का है, ठीक है। अब यहां बता रहे हैं कि क्रिया, लिंग, वचन या विशेष्य। विशेषण का पद परिचय बताते समय हमें किसका पद परिचय नहीं बताना होता। तो भाई हमको बताइए, हमको बताना पड़ेगा काला में कौन सा लिंग है। तो हम लिखेंगे कि भैया पुल्लिंग है, ठीक है। वचन, वचन भी हमको बताना पड़ेगा। राम काला है मतलब एक वचन है, यह हमको बताना पड़ेगा। क्लियर है? विशेष से बताना पड़ेगा, विशेष से कौन है और विशेषण कौन है। तो यहां बताएंगे कि विशेष से कौन है, राम है। राम कौन है? विशेष्य है। यह भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्रिया से कोई मतलब नहीं है। अब इस वाक्य में देखिए तो है ही नहीं है क्रिया है नहीं है। तो विशेषण को बताने के लिए हमें क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। विशेषण का पद परिचय बताते समय हमें क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आ गया? कंफर्म में है सबको? बहुत ही मस्त प्रश्न था ये, जबरदस्त, ठीक है। तो बता दीजिए सबको समझ में आ गया कि नहीं, फटाफट एक बार बता दीजिए। और समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। जितने लोग लाइव हैं कम से कम उतना तो लाइक रहना चाहिए ना भाई। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर राइट आंसर हो गया क्या? क्रिया। नेक्स्ट, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। बताइए। वह इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है। चलिए घूमने दीजिए, देख लेते हैं क्यों घूम रही है। तो इसमें अव्यय आपको ढूंढना है। दरअसल अव्यय होता क्या है? अव्यय, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खूब खर्च करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खर्च बिल्कुल नहीं करते हैं। इस मामले में एक सर्वे आया, और ये पूरा वैश्विक सर्वे है, कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक खर्च करती हैं, और उनको मतलब मितव्ययी, जिसको आप कह सकते हैं कंजूस। तो पुरुषों के मामले में महिलाएं कम कंजूस होती हैं। महिलाएं कम कंजूस होती हैं, पुरुष ज्यादा कंजूस होते हैं। अब यहां क्या है कि हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंजूस होते हैं, अर्थात उनका हम खर्च नहीं कर सकते। खर्च करने का मतलब उनको हम बदल नहीं सकते हैं।
तो जिसको हम बदल नहीं सकते हैं अर्थात अव्यय। तो चलिए देखते हैं कि अव्यय पद कौन सा है। वह इधर उधर घूमती रहती है, मतलब जिसमें हम कोई परिवर्तन ना कर सकें। ठीक है, तो धर्मेंद्र कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, आपकी शादी हुई है तो ये बात आपकी पत्नी देख रही हो, और ना हुई हो तो जो पत्नी आए उनको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम कह रहे हैं अव्यय। अव्यय का मतलब जो जो खर्च, जिसको खर्च ना कर सके। अगर खर्च नहीं कर पाए मतलब उसको हम बदल नहीं पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है लेकिन जन्मजात कंजूस पैदा होते हैं। पैसा एकदम रखा रहेगा लेकिन वो खर्च नहीं करते हैं। वैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन अपने आप को बदलते नहीं है, एकदम से नहीं बदलते हैं। तो देखते हैं यहां पर कौन सा शब्द ये है जो नहीं बदल सकता। वह बदल जाएगा। ठीक है, वह का बदलें क्या हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा। इधर उधर घूमती का भी बदल जाएगा, हो जाएगा। रहती का रहता हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इधर उधर को हम बदल नहीं सकते हैं। तो जहां पर बदल नहीं सकते, टीजीटी साहित्य की क्लास भी लें। अरे प्रिय, ये साहित्य भी तो है इसमें। आप पर डे लाइव सेशन में शायद नहीं रहते प्रैक्टिस में। ये लगभग 100 प्रश्न हम करवाते हैं जिसमें साहित्य भी रहता है और व्याकरण भी रहता है, दोनों मिक्स। मतलब जैसा आपका पेपर आता है हम उस तरह से फुल फ्लेज में आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। कीप एंड वॉच, देखते रहिए, साहित्य भी आएगा। तो यहां पर जिसको हम बदल ही नहीं सकते, तो इधर उधर को हम क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, कैसे बदल नहीं सकते, जिसमें किसके रूप में, लिंग वचन कारक। किसके कारण, लिंग वचन और कारक। कई बार पूछता है कि हम किसी भी शब्द की पहचान कैसे करें कि वो अव्यय है कि नहीं है। हम उसकी पहचान करते हैं लिंग वचन और कारक के आधार पर। लिंग और वचन और कारक के आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं कि वो अव्यय है कि नहीं है। अगर इन तीनों के कारण उसमें परिवर्तन आ गया तब तो अव्यय है, वो नहीं नहीं हुआ तो अव्यय है, हो गया तो अव्यय नहीं है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। यहां पर एक ट्रिक याद रखिएगा, पगारू। क्या, पगारू। पगारू का मतलब होता है पागुर करना। मान लीजिए एक भैंस है, ठीक है, भैंस क्या है, इस तरीके से खड़ी है यहां पर। ठीक है, भैंस में बना नहीं पा रहा हूं। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी भैंस है। अब ये भैंस जो है पश्चिम की तरफ जो है मुंह करके पागुर कर रही है, पगारू कर रही है। ठीक है, ये ऐसे जुगाली जिसको आप कह सकते हैं। तो पा से हो गया पश्चिमी, ग से हो गया गुजराती, और रू से हो गया राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी, गुजराती और राजस्थानी। ठीक है, ये पश्चिम की तरफ खड़ी होकर क्या कर रही है, पागुर कर रही है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए, भैंस भी बुरा मान जाएगी अगर इसको देख लेगी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो यहां पर हमें जैसे याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी जो है वो किस अभ्रंश से जन्म ली है, किस अभ्रंश से जन्म ली है, तो सौर सेनी। सौर सेनी। तो दरअसल सूरज एक ऐसी भैंस है, वो क्या करती है, पागुर करती है, लेकिन सूरज जिधर से निकलता है उधर का ही मुंह करके वो पागुर करती है। वो क्या करती है कि पागुर किधर करती है, जुगाली किधर मुंह करके करती है, जिधर सूरज रहता है। तो एक ऐसी भैंस है वो पश्चिम की तरफ
वो क्या करती है, जैसे शाम होती है तो शाम के समय वो क्या करने लगती है, तो इस तरीके से खड़ी होके पागुर करने लगती है। तो पश्चिमी, गुजराती और राजस्थानी, ये तीन ऐसी ये तीन ऐसी पगारू में ये तीन ऐसी भाषाएं हैं जो पश्चिमी से आ रही हैं, और अपभ्रंश इनका कौन सा है, सौरसेनी। सूर्य जब सोता है तो पश्चिम में जाता है, और हमारी भैंसिया का मुंह भी है वो पश्चिम में हो जाता है, और वो बैठ के पागुर करने लगती है। ठीक है, अब यहां हम इस ट्रिक को यहां अप्लाई करें तो एक चीज तो मिल गया कि पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, तो एक तो मिल गया सौरसेनी। सौरसेनी का मतलब है सूर्य कब सोता है, तो सूर्य सोता है पश्चिम में जाकर। सूर्य किधर सोता है, पश्चिम में जाकर सो जाता है, सुत जाता है। अब पश्चिमी में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो यहां पर एक ट्रिक है, इसका याद करेंगे। ब्रज बुक, एक किताब है जिसका नाम है ब्रज बुक। किताब का नाम क्या है, ब्रज बुक। ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ध्यान रखिएगा, दक्षिण गए। दरअसल जो कौरव लोग थे वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करते थे, ठीक है, और किसी ने बताया कि एक किताब है ब्रज बुक, अगर वो किताब गुरु पा गए, जो महाभारत का युद्ध करने के चक्कर में पड़े हो ना, सब छोड़ दोगे, बढ़िया से टीजीटी पीजीटी की नौकरी तुमको मिल जाएगी, सारा प्रश्न जो है वहीं से आता है। तो वो ब्रज बुक जो है, वो ब्रज बुक लेने के लिए जितने हरियाणा के कौरव थे वो किधर भागने लगे, दक्षिण की तरफ भागने लगे, कि अगर ये किताब मिल गई तो महाभारत का युद्ध नहीं करना पड़ेगा और हम सब टीजीटी बीजीटी की परीक्षा पास कर जाएंगे। तो ब्रज बुक लेने, ब्रज से ब्रज हो गया, बू से बुंदेली, का से कन्नौजी, हरियाणा से हरियाणवी, कौरव से कौरवी, दक्षिण से दक्षिणी। कौरवी के एक और नाम है जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। यहां पर साथियों एक और चीज है, वो क्या है कि जैसे हम जब हिंदी कहते हैं, जब हम हिंदी कहते हैं तो हिंदी कहने का तात्पर्य क्या होता है, मानक हिंदी होता है। ठीक है, क्या होता है, मानक हिंदी होता है। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण नहीं पढ़ा जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम खड़ी बोली नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही खड़ी बोली में हम सब बात करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम उसको खड़ी बोली में बात नहीं करते आपसे। बहुत सारे लोग, जब आप गांव में जाइए और शहर की भाषा, मतलब आप हिंदी, मानक हिंदी में प्रयोग करिए, तो मानक हिंदी हम जो आपसे बोल रहे हैं ये मानक हिंदी है। हम खड़ी बोली में बोलें क्या होगा, ओए तेरे को समझ नहीं आता है, हैं? प्रधानमंत्री आया था, अरे गांधी भी तो एक आदमी ही था ना, हैं? इस तरह की भाषा क्या है, ओए रोटी खाएगा कि नहीं भाई, रोटी खा ले। अब ये क्या है, तुम पशु हो, पशु हो, ये खड़ी बोली है। अब इसमें हम इसको हम मानक हिंदी करें तो हम क्या कहें, गांधी आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, हम बिंदी लगा दे रहे हैं, बहुवचन बना दे रहे हैं उसकी सहायक क्रिया में, तो ये क्या हो जाता है, मानक हिंदी हो जाता है। तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो मानक हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहे हैं, हम आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का मतलब होता है मानक हिंदी। अगर हम खड़ी बोली कह रहे हैं तो खड़ी बोली का व्याकरण आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको मानक हिंदी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मानक हिंदी की। मानक हिंदी क्या है, जो संविधान द्वारा अंगीकृत कर ली गई है। तो ब्रजबुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, और ये सौरसेनी अपभ्रंश से हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, साक्षात। अब देखिए यहां पर हम शब्द शक्ति की बात करें तो आपने एक जो है फिल्म देखी होगी थ्री इडियट। तो थ्री इडियट में जो, नहीं थ्री इडियट नहीं थी, आमिर खान की वो ट्रांजिस्टर वाली पिक्चर थी जिसमें ट्रांजिस्टर लेके फोटो खिंचाए हैं, कौन सी फिल्म है याद नहीं आ रहा उसका नाम, गार्ड ओएमजी या गार्ड करके कुछ था, जो भी रही हो। तो उसमें क्या है
कि वो बताते हैं कि किसी पीके, जी हाँ पीके, पीके फिल्म में बताता है कि एक ही बात को आप 3 तरीके से कह सकते हैं और सबका अर्थ अलग-अलग निकलेगा। अच्छा, 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 अच्छा। अब वो 3 तरीके से बताता है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन से बताता है, तो अच्छा का प्रोनंसिएशन जो होता है, उच्चारण के आधार पर तीनों का अर्थ बदल जा रहा है। बदल ही जाता है। शब्द एक ही है, अर्थ क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। वैसे ही जब हम शब्द शक्ति की बात करते हैं, तो शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है कि हमारी जो शब्द शक्ति है, हम क्या कहना चाहते हैं। तो 3 तरह की शब्द शक्ति है। एक तो आपकी अभिधा है। क्या है? अभिधा। एक आपकी लक्षणा है और एक आपकी व्यंजना है। ठीक है? ये 3 शब्द शक्तियां हैं। क्या है? ये 3 शब्द शक्तियां हैं। ठीक है? देखिए, अगर प्रैक्टिस सेशन में आप रह लेते हैं तो व्याकरण आपका आसान हो जाएगा। बहुत सारी चीजें तो मैं यही क्लास में ही, पब्लिक क्लास में ही करा दूंगा, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले समझ लेते हैं अभिधा। जब आप सीधे सीधे बात को करते हैं, अर्थात साक्षात जब किसी का प्रयोग किया जाता है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का प्रयोग करते हैं, तब वो अभिधा हो जाती है। ठीक है? साक्षात शब्द शक्ति का। और यहां पर अगर हम रूढ़ और प्रयोजन के कारण, रूढ़ और प्रयोजन के कारण, और प्रयोजन के कारण अगर अपने से कोई अर्थ निकालते हैं, तो वो क्या हो जाती है? लक्षणा हो जाती है। अब रूढ़ क्या है और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब है कि हम उसका प्रयोजन क्या ले रहे हैं, वहां मतलब उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि बहाले प्रवेश कर रहे हैं, कुंता प्रविशन्ति, बहाले प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एक प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है कि हम ये सोचेंगे कि भाला तो अकेले चल नहीं सकता है, मतलब भाला कोई लेकर आ रहा है। लाल टोपियां प्रवेश कर रही हैं, इसका मतलब है कि लाल टोपियों को कोई लगाकर प्रवेश कर रहा है। तो एक तो भाषा की रूढ़ी है कि यही इसके विषय में समझा जाता है। जैसे महाराष्ट्र साहसी है, हमने कहा महाराष्ट्र साहसी है, तो एक रूढ़ी हो गई है। जैसे हमारे यहां, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं, तो मेरा बॉर्डर प्रतापगढ़ से है, तो प्रतापगढ़ के लिए कहा जाता है 900 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा। तो प्रतापगढ़ की जब बात आती है तो एक रूढ़ हो जाता है, उसका अर्थ एक रूढ़ रूप में ग्रहण किया जाता है, मतलब एक परंपरागत अर्थ जो लिया जाता है, तो यहां पर रूढ़ हो जाता है। तो जो दोनों से जिसका अर्थ न निकले, अर्थात किसी तीसरे ही अर्थ की तरफ, मतलब आपको अपने से उसका अर्थ निकालना पड़े, मतलब उसका कोई क्लू शब्द के आधार पे नहीं निकलेगा, तो वो क्या होता है? व्यंजना हो जाता है। ठीक है? तो 3 शब्द शक्तियां हैं यहां पर। आपका प्रश्न है तो अभिधा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विकास में ज ग क आदि ध्वनियां वर्ण आई हैं, बताइए कहां से आई है? चलिए, यहां पर क्या है, ये संस्कृत से आई है। कहां से आई है? संस्कृत से। अगर हम आगत ध्वनियों की बात करें, आगत ध्वनियों की बात करें, तो यहां पर जैसे क, ख, ग, ज और फ, इन सब के नीचे हम एक नुक्ता लगा दें। एक कहावत है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। मान लीजिए अगर कहीं खुदा लिखा है उर्दू में और ये नुक्ता हमने हटा दिया, तो खुदा जुदा लिख उठेगा, मतलब इस नुक्ते का इतना बड़ा प्रभाव होता है। जैसे हम कहे जाम और जाम, तो जाम पीने के बाद, जाम पीने के बाद लोग सड़क पर जाम लगा देते हैं। जाम पीने के बाद लोग सड़क पर जाम लगा देते हैं। बाजार जाते हुए, बाजार जाते हुए हमने देखा सड़क पर जाम लगा था, क्योंकि लोग जाम पिए थे।
जाम पिए थे। तो ये क्या हो गया, जैसे नुक्ता लग जाता है तो वो हवा जो है अपने मुंह में हम भर के निकालते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फूफा कहने में, तो जब आप फूफा कहें तो आप पूरा मुंह खोल के फूफा नहीं बोल सकते। मैं आपसे कहूं कि ऐसे मुंह खोलिए पूरा और हवा अंदर मत भरिए और फूफा बोल के दिखाइए। जहां जहां आप बैठे हैं प्रयास करिए कि आप अपना मुंह अपने हाथों से खोल लीजिए ऐसे और फूफा बोल के दिखाइए। नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि होता यह है कि आप जो है प्राण वायु को पहले अपने मुंह में पूरा भरते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहां पर जब भी आपको यह वर्ण बोलना है तो इसमें ज पूरा मुंह खोल के नहीं बोल सकते, यानी कि ध्वनि थोड़ा सा भर के तब आप निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर क ख ग ज और फ, ये जाम और जाम, ये इस तरह से है। तो हम बात कर रहे थे कि ये ध्वनियां कहां से आई हैं, तो क ख ज फ ये अरबी और फारसी से ली गई ध्वनियां हैं। इसी तरीके से एक ध्वनि यहां पर है और अ, ये अ ध्वनि जो है ये भी अरबी फारसी से आई है, लेकिन ये अंग्रेजी के शब्दों में जहां पर ओ का उच्चारण हम नहीं कर पाते, जहां पर ओ का उच्चारण नहीं होता, ओ का आधा उच्चारण जहां होता है वहां पर हम अ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं, डॉक्टर। तो अगर यहां पर हम ओ का उच्चारण करें तो डॉक्टर हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो ओ का उच्चारण जहां आधा करना पड़ता है जिसको हम ओ बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि जहां ओ का आधा उच्चारण होता है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओ का जहां आधा उच्चारण होता है वहां इसको प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जहां पर इस बिंदी का आधा उच्चारण करना पड़ता है, इस बिंदी का आधा उच्चारण करना पड़ता है, वहां पर आप इसका प्रयोग कर देते हैं। यानी कि ये सब आपको पढ़ना है और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि प्यारे प्रतिदिन 10 शब्द, ज्यादा नहीं, प्रतिदिन आप 10 शब्द, बहुत ज्यादा मत करो, 10 शब्द आप प्रतिदिन नया हिंदी का याद करो। प्रतिदिन 10 ही शब्द, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 10 शब्द। सौख्य, निरपराध, माधुर्य और आकाश, यहां पर आपको छाटना है। चलिए, यहां लिखा है माधुर्यता अशुद्ध है। तो देखिए माधुर्य शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है, अब माधुर्य होगा, बाकी सब आपका सही है। निरपराध होता है, इसका भी गलत आता है, निरापराध बहुत जगह लिखा रहता है, तो निरपराध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, पूर्वी हिंदी। अब देखिए पश्चिम हमने याद कर लिया था, पूरब की तरफ चलते हैं। तो पूरब की तरफ क्या होता है, सूरज सुबह सुबह निकलता है। ठीक है, सूरज जो है पूरब की तरफ सुबह सुबह निकलता है। तो जब सूरज पूरब की तरफ सुबह सुबह निकलता है तो आधा निकलता है। क्या निकलता है, आधा निकलता है। तो इसीलिए इसका जो अपभ्रंश का नाम बनता है वो बनता है अर्धमागधी। क्या निकलता है, अर्धमागधी। और अर्धमागधी में कौन कौन सी ये आपकी उपभाषाएं आती हैं, तो इसमें आती है पूर्वी हिंदी। क्या आती है, पूर्वी आती है, उड़िया, सॉरी पूर्वी आती है। ठीक है, अब यहां पर अगर पूरे पूरे की बात करें मागधी से तो अलग हो जाता है, उसमें बिहारी आ जाती है, उड़िया और असमिया। तो पूर्वी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो यहां पर ए बी सी, ए फार अवधि, बी फार बघेली, सी फार छत्तीसगढ़ी। तो ए बी सी यहां पर राइट आंसर होता है। तो यहां पर ब्रज भाषा, तो ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, यहां पर ये होगा। अब बात करते हैं पहाड़ी की, तो पहाड़ी भी इसके अंतर्गत नहीं आती, तो सी और डी दोनों। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है।
जहां पर किसी से संबंध की जो सो इत्यादि लगा दिया जाए तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, वो संबंध बयां करता है। कौन से शब्द की, ठीक है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ साथियों, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, यहां प्रश्न क्या है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि मानक कहते किसको हैं। तो मानक क्या है कि 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के पहले में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसकी कुछ शब्दावलियां निर्धारित की गई। तो कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, संबंध, संबंध, संबंध और संबंध, बताइए। यहां पर ध्यान रखिएगा कि पूछा गया है कि कौन सी शब्द की वर्तनी मानक है। तो यहां पर मानक और शुद्ध अशुद्ध में अंतर समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। मानक और शुद्ध में क्या फर्क होता है। यहां पर सभी शब्द, यहां पर सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं, समझ गए आप, सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं, लेकिन मानक की खोज है। तो मानक में क्या कहा गया है कि जो पंचम वर्ण है, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये जो हर एक लाइन के बाद अंत वाला वर्ण है, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, उसको पंचम वर्ण कहते हैं। इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर संबंध में मां का अनुस्वार हो गया और ना का अनुस्वार हो गया, क्योंकि ये लिखने में कठिन होते हैं वर्णांधाक्षर। तो इन वर्णों के बदले हम पंचमाक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंध, 21 का सीधे राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये सारे के सारे शब्द शुद्ध हैं, लेकिन मानक कौन से, मैं विद्यालय लिख दूं, ठीक है, विद्यालय शब्द जो है ये शुद्ध लिखा गया है। लेकिन मानक की बात करें तो मानक जो है वो विद्यालय, यह मानक है। यानी कि राजभाषा आयोग के द्वारा कुछ निर्धारित कर दिया गया कि किस वर्ण को, किस शब्द को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अर्धाक्षरों के बदले पूर्णाक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है। अब साहित्य पे आ गए। देखिए, लहरों के राजहंस जो है यहां पर 1963 में हुआ और एक ऐतिहासिक नाटक है ये। 3 नाटक बहुत कालजयी हुए, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और एक नाटक आधे अधूरे, तीनों नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। आधे अधूरे नाटक के पात्र पूछे जाते हैं, बिन्नी और जुनेजा। याद रखिएगा बिन्नी और जुनेजा का। चाहे अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम भूल जाइए, बच्चों का नाम भूल जाइए, लेकिन साहित्य को रट के रखिए, क्योंकि मेरे प्यारे, रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे तो ये आपको नौकरी दिला देंगे। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। धर्मवीर भारती कृत अंधायुग किस श्रेणी का नाटक है, अंधायुग किस श्रेणी का नाटक है, यह बताना है। तो अंधायुग की बात करें साथियों, तो अंधायुग जो नाटक है यह 1954 में लिखा गया और यह एक गीति नाट्य है। किस तरह का नाटक है, तो यह एक गीति नाट्य है। और इसकी क्या खास बात है, ये कितने अंकों में विभाजित है, तो ये 5 अंकों में, 5 खंडों में विभाजित है। और इसकी जो स्थिति है, इसका कई बार नायक पूछ लिया जाता है।
तो कमेंट करके आप लोग मुझे इसका नायक बताएंगे। नहीं बता पाते तो कल की क्लास में मैं इसका नायक आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको बताना है कि यह इसका नायक कौन है। यह महाभारत के कथानक पर लिखा गया है और महाभारत के अंतिम दिन की घटना पर आधारित है। कुल मिलाकर ये महाभारत के 18वें दिन पर आधारित है। किस दिन पर आधारित है? तो महाभारत के 18वें दिन के युद्ध पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा किस तरह का नाटक है, तो गीति नाट्य है और इसके केंद्र में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध है। इसके केंद्र में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चा क्यों की गई? क्योंकि उसी समय कई बड़े बड़े परमाणु बम भी छोड़े गए थे, तो उससे क्या हानि होती है उसको भी केंद्र में रख के इस नाटक की चर्चा हुई है। महाप्राण व्यंजन होता है, महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है बताइए? प्रत्येक वर्ग का क च ट त प, तो दो चार जो वर्ण होते हैं, दो चार जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? रेशमी टाई बताइए। यहां पर एक एकांकीकार हैं जो कि ऐतिहासिक एकांकीकार हैं। किस तरह के हैं? ऐतिहासिक एकांकी इन्होंने ज्यादा लिखी है। और रेशमी टाई की हम बात करें तो जो एकांकी का इतिहास है उसके चौथे चरण की शुरुआत जो है वो राम कुमार वर्मा से होती है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट जो है 1929 में, दूसरे चरण में भुवनेश्वर का कारवां 1935 में। तो इस तरीके से जो प्रमुख एकांकियां हैं वो हैं। तो इनकी एकांकियां बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? यहां पर बड़ा विवाद है हिंदी की नई कहानी की शुरुआत को लेकर। जैसे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया, गरीबी हटाओ, इनका एक काला रजिस्टर रचना है वो भी बहुत चर्चित है। गरीबी हटाओ भी इनकी बहुत चर्चित रचना है। बदबू किसकी है? शेखर जोशी की है, बहुत चर्चित है, इसको जरूर याद रखिएगा। दरअसल शेखर एक जीवनी में शेखर को क्या हो जाता है? जेल हो जाता है, तो वो नहाता तो है नहीं, तो बदबू आने लगती है। ठीक है, जहां लक्ष्मी कैद हैं, ये राजेंद्र यादव की है। परिंदे की बात करें तो ये निर्मल वर्मा की है, निर्मल वर्मा की है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि निर्मल वर्मा की पहली कहानी किस आलोचक के द्वारा स्थापित की गई? विचारात्मक निबंधों की शैली क्या होती है? विचारात्मक निबंधों की शैली क्या होती है? चलिए बताइए। दरअसल जब हम विचार लाते हैं, जब हम विचार लाते हैं तो विचार कैसे होते हैं? विचार बहुत तेजी से आते हैं। हम जैसे कल्पना करने लगे, क्या कल्पना करें कि यूपीटी जीटी पीजीटी के एग्जाम डेट आ जाए और एग्जाम डेट आने से पहले 10 दिन के करीब परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व ही सीटों की संख्या हिंदी की 10,000 हो जाए, केवल हिंदी अकेले की 10,000 सीटें हो जाएं और हम सबको फटाफट नौकरी मिल जाए। फिर हम लोग एक एक नहीं दो दो शादियां कर लें, 8 8 10 10 बच्चे हो जाएं, उन बच्चों को लेके जाएं
बढ़िया से घुमाएं टहलाएं, पार्क में बैठे रहें, ससुराल जाएं, स्कूल में छुट्टी 10-10 दिन की हो, 20-20 दिन की, हर महीने में 20 दिन स्कूल, 10 दिन छुट्टी, केवल एंजॉय ही एंजॉय, और इसी तरह से हम सब सोचते रहें। अब इसको अगर हम लिखने बैठे, तो अगर हम क्या करें, जब हम, ये मेरे विचार हैं, मेरे क्या हैं, विचार हैं, तो जब मैं इस तरह का विचार कर रहा हूं, तो क्या मेरे इस विचार में जल्दबाजी दिख रही है, कल्पना दिख रही है, मतलब कहीं भी रुकावट नहीं है। तो क्या होती है कि एक धारा बन जाती है, और उस धारा में क्या होता है कि विचार करता है जब व्यक्ति, तो उसमें एक तो कल्पना आ जाती है, उसमें फिर चिंतन शक्ति भी आ जाती है, वो चिंतन भी करने लगता है। तो जब भी इस तरह के निबंध लिखे जाते हैं, विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं, तो उसमें कल्पना की प्रवणता हो जाती है, हम खूब कल्पना करने लगते हैं। जैसे एक कल्पना वाला आपने कहानी सुनी होगी कि खीर जो है वो सोचता है कि मैं कल खाऊंगा, और टांगे रहता है और याद करता है कि बिल्ली खीर को खाने आई है, और वो बिल्ली को नींद में मारता है और पूरी खीर उसकी टूट के नीचे आ जाती है। तो यहां पर ऐसे क्या होता है कि जब आप विचारात्मक निबंध लिखते हैं, तो आपके शैली में धारा होती है, प्रवाह होता है, कल्पना होती है, चिंतन होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और विवर्त। ये बहुत याद रखिएगा। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त। दरअसल एक व्यक्ति है, वो जैनेन्द्र, वो सबसे पहले क्या करता है, परखता है, एग्जामिन करता है। किसको? सुनीता को। सुनीता उसे अच्छी नहीं लगती, फिर वो त्यागपत्र देता है, फिर क्या करता है, कल्याणी के पास जाता है, और फिर उसका विवर्त हो जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे। मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी तो हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। संविधान के किस भाग में है, यह भी याद रखिएगा। तो संविधान के भाग 17 में और 343(1) में। तो ध्यान रखिएगा, भाग 17, अनुसूची जरूर याद रखिएगा, अनुसूची जरूर याद रखिएगा, अनुसूची 8, भाग 17, 343(1) में, 14 सितंबर 1949। ये आप एकदम से याद रखिएगा। ये प्रश्न यहां से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही पूछा जाना है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? चलिए देखिए, जो री की मात्रा है, बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने लिखा भ्रम, क्या हमने लिखा, भ्रम लिखा, ठीक है। हमने ट्रक लिखा, हमने कार्य लिखा, हमने कृत लिखा, ये इतनी चीजें हमने यहां पर लिख दिया। ये तीनों र के रूप हैं। इस भ्रम में भ है, र है और म है। इस ट्रक में ट है, र है और क है। कार्य में क है और र है और य है। कृत में क है, री है और त है। ठीक है, यहां समझने वाली बात है कि जहां जहां पहला वर्ण आधा रहेगा, वो बाद वाले वर्ण से चिपक जाएगा, उसका सहारा ले लेगा। यहां पर क्या है कि आधा है ये, तीसरे ऊपर चला गया। पानी में देखिए, जो चीज हल्की होती है उड़ के कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो यहां पर क्या है कि मातृभूमि में री की मात्रा लगी है। संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है?
ध्यान रखिएगा। तो यहां एकदम से मत भूलिएगा कि हिंदी में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो ऑप्शन में आपके 17 और 18 आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब 8वीं अनुसूची की बात की जा रही है तो उसमें 22 भाषाएं आती हैं और इसमें अंग्रेजी नहीं है। ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें साथियों अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? 1886 में बालकृष्ण भट्ट ने एक उपन्यास लिखा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में एक उपन्यास लिखा। तो बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका निकाली थी, एक पत्रिका निकाली थी। किस पत्रिका का नाम क्या था और किस सन में निकाली गई, ये आप सब कमेंट करके हमको बताएंगे। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह कौन सी भाषा होती है? तो बहुत आसान है, संपर्क का काम करने वाली भाषा संपर्क भाषा होती है। क्लियर है? उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है, यह वाक्य है, ठीक है। तो किस भाषा का है? सामान्य भाषा का तो है नहीं, संपर्क भाषा का है नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी का है नहीं, कार्यालयी भाषा का है। क्या है? कार्यालयी भाषा, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत की हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा है। लबड़ धोधो एकांकी संग्रह किसका है? लबड़ धोधो एकांकी संग्रह किसका है? ये कमेंट करके बताना है आपको। देखते हैं कितना लोग इसका सही जवाब देते हैं। लबड़ धोधो एकांकी संग्रह किसका है? बद्रीनाथ भट्ट, राम कुमार वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जगदीश चंद्र माथुर। लबड़ धोधो। वेन चरित्र और दुर्गावती, वेन चरित्र और दुर्गावती भी इनके एकांकी हैं और ये व्यंग, हास्य व्यंग की एकांकियां लिखने वाले व्यक्ति हैं। इनका नाम है बद्रीनाथ भट्ट। मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी में मित्रों का नाम क्या है? ये अगर कोई बता दे तो मजा आ जाए, आज थोड़ा सा दिल में ठंडक पहुंच जाए। मित्रों मरजानी उपन्यास में ये तो कृष्णा सोबती का है, ये तो मैं बता दे रहा हूं। आपको बताना है कि इनके उपन्यास सूरजमुखी के अंधेरे, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम इनके उपन्यास हैं। और मन्नू भंडारी का 1 इंच मुस्कान आपका बंटी है। आपको बताना है कि मित्रों मरजानी में जो प्रमुख पात्र है उसको मित्रों कहते हैं, सब मित्रों कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मूल नाम क्या है और इसके पति का नाम क्या है, ये दो चीज अगर कोई आज बता दे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और मैं आपको क्लास में बताया भी हूं कि मित्रों मरजानी में मित्रों का नाम क्या है और उसके पति का नाम क्या है। बता दो गुरु, कोई नहीं बताओगे? चलिए कल के पर उसमें बताते हैं, कुछ आप लोग खोजिए। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध क्या है? तो सरदार पूर्ण सिंह एक ऐसे निबंधकार हैं कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 6 निबंध लिखो। नहीं, मित्रों नहीं है अरुणदीप जी, मित्रों उसका शॉर्ट नेम है। जैसे आपका नाम अन्नू कपूर है तो अन्नू कह दिया गया, अनु कह दिया गया। मान लीजिए आपका नाम ज्ञानदीप है तो ज्ञानू कह दिया गया। छोटा छोटा नाम जैसे लोग प्यार में बना देते हैं, तो वैसे मित्रों शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम या फुल नेम क्या है, मैं वो पूछ रहा हूं। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध 6 निबंध उन्होंने लिखा और 6 निबंध लिखकर वो अमर हो गए।
कौन कौन से हैं? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, अब यहां पर कछुआ धर्म एक आया हुआ है। मजदूरी और प्रेम तिनका है। कछुआ धर्म मारिस मोहि कुठाऊं, ये बहुत चर्चित निबंध है। तो ये भी आपको बताना है कि किसका है। ये धर्मवीर भारती का है। चलिए, नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? नाटक के पीछे पर्दे पे विस्कंभक, प्रवेशक, अंकस्य या चूलिका। वाह गुरु, बताओ। बता नहीं पा रहे हो आप लोग, मजा नहीं आ रहा है। पति का नाम सरदारी लाल, हाँ ये तो मान लिया। वाह भाई मुकेश, मजा आ गया, एकदम सही जवाब है। यहां आपको बताना कि पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं। और जो सह अभिनेता जो होता है, सह अभिनेता जो होता है, अभिनेता, उसको साहित्य की भाषा में क्या कहते हैं? उसको साहित्य की भाषा में क्या कहते हैं? अगर कोई बता दे तो मेरी तरफ से हाँ, मुकेश जी सही कह रहे हैं, सुमित्रवंती उसका नाम था। एकदम सही बात है। तो साहित्य की भाषा में सह अभिनेता को क्या कहते हैं? यह भी बहुत तगड़ा प्रश्न है। तो उसको क्या कहते हैं बताइए, तब तक मैं इसको बता रहा हूं। तो दरअसल नाटक के पीछे का जो भाग होता है, नेपथ्य जिसको कहते हैं, वहां से जो सूचना दी जाती है उसको क्या कहते हैं? चूलिका। कैसे याद रहेंगे, भूल जाता है। तो एक गाना है, हम तेरी चुगली करूंगा, हम तेरी चुगली करूंगा। तो चुगली कहां की जाती है? पर्दे के पीछे से की जाती है। तो याद रखिएगा कि नाटक के पर्दे के पीछे क्या होता है? चूलिका होती है। याद रहेगा। और अंकस्य क्या है? अंकस्य, तो अंकस्य होता है कि दो अंकों के बीच में आकर अगले अंक में क्या होने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको अंकस्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब मैं आपसे पूछा था कि सह अभिनेता को क्या कहते हैं? अरे भैया, सीमा सह अभिनेता को नायक थोड़ी कहते हैं पगली। हम बता रहे हैं, सुनिए। उसको कहते हैं पीठ मर्द नायक। क्या कहते हैं? पीठ मर्द नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठ मर्द नायक कहते हैं। और एक प्रश्न आपके लिए, दरअसल जो एक और यहां नाटक में एक बूढ़ा पात्र होता है। कौन होता है? नाटक में एक बूढ़ा पात्र होता है जो हंसी मजाक के लिए रानियों के पास रहता है। बूढ़ा पात्र होता है, या तो कोई नपुंसक पुरुष होता है, या कोई बूढ़ा पात्र होता है नाटक में। क्योंकि राजा को आशंका होता है कि हमारी रानी को लेकर उड़ न जाए, और रानी का हास्य विरोध करने वाला भी कोई होना चाहिए। कारण यह होता था, समस्या यह होती थी, अभिनेता को साहित्य की भाषा में नायक कहते हैं। नहीं, मैंने अभिनेता नहीं पूछा था प्रिय, आपसे मैंने पूछा था सह अभिनेता। सह अभिनेता को साहित्य की भाषा में क्या कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जो, तो राजा क्या करते थे? 8-8 10-10 शादियां कर लेते थे। तो रानी, तो स्वाभाविक है कि उनका मन बहलाने वाला कोई होना चाहिए। तो राजा तो एक समय में एक ही रानी के पास रहेंगे। तो वो क्या करते थे? एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता था, जो या नपुंसक होता था या बूढ़ा व्यक्ति होता था, उसको, जिससे कोई खतरा नहीं होता था राजा को, वो रानियों के पास रख देते थे। और उसको साहित्य की भाषा में क्या कहते हैं? चलिए, बहुत अच्छा जवाब आया है मुकेश जी का। उसको कहते हैं कंचुकी। क्या कहते हैं? कंचुकी। तो जो नाटक की शब्दावलियां हैं वो एकदम से याद करिएगा, उसको खूब पूछते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युग को किस युग का आधार है? प्रेमचंद को युग कहने का आधार है। देखिए, ये तो प्रश्न भाई बहुत मजेदार है। मतलब आज का मैं टॉप क्वेश्चन इसको कहूंगा, आप लोग सही इसका जवाब देंगे।
प्रेमचंद को प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या था? मतलब उन्होंने 300 के करीब कहानियां लिख दी, या उन्होंने इतने अच्छे उपन्यास लिख दिए? किसके कारण उसको प्रेमचंद युग कहा गया? कहानियों के कारण या उपन्यासों के कारण? उपन्यासों के कारण। किसके कारण कहा गया? उपन्यासों के कारण कहा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है। हिंदी उपन्यास जो है वो यथार्थ जीवन के नजदीक आया था पहली बार, क्योंकि इसके पहले उपन्यास तिलस्मी, जासूसी और अय्यारी कथाओं से भरे पड़े थे। उसमें मनोरंजन की प्रधानता थी। प्रेमचंद से पहले के उपन्यास मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे, मनोरंजन के लिए पढ़े जाते थे। लेकिन प्रेमचंद युग में यह बात आई कि उन्होंने जीवन के यथार्थ को, आदर्श को दिखाने का काम किया। इसलिए इसलिए उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके पहले आप देखिए चंद्रकांता की कहानी। अब देखिए एकदम से डर, भय, मस्त एकदम, मतलब इंजॉय, केवल इंजॉय। नून तेल की समस्या, एक गाय के लिए पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, पूरा जीवन समाप्त हो जाए, इसकी कथा कौन कह सकता है? एक यथार्थ बोध कि एक ऐसा भारत का किसान है जिसका पूरा जीवन बीत जाता है, उसकी अंतिम इच्छा थी गाय, लेकिन गाय नहीं मिल पाती और उसका गोदान कराना पड़ता है 6 पैसे देकर। तो पहली बार जीवन और यथार्थ को उपन्यासों ने लाया, क्योंकि इसके पहले का जो उपन्यास था वो केवल आनंद के लिए लिखा जा रहा था। इसीलिए प्रेमचंद के उपन्यास के काल को प्रेमचंद युग कहा गया। युग कहा गया। तो राइट आंसर है उपन्यास। आज का लास्ट सवाल वो भी आप लोगों के लिए है। कल इसका जवाब मैं आपको दूंगा। कल ठीक 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, 9628 95 92 37 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, प्रेमचंद को कथा सम्राट, प्रेमचंद को कथा सम्राट किस कारण कहा जाता है? कहानियों के कारण प्रेमचंद को कथा सम्राट किस कारण कहा जाता है? कहानियों के कारण या उपन्यास के कारण? आपके सवाल, हमारे जवाब। यहां हमारा सवाल है, आपके जवाबों का इंतजार होगा कमेंट बॉक्स में। और कल 8 बजे 8 PM पर फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आप सबके प्यार का आकांक्षी रहूंगा। लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जुड़ जाइए, निःशुल्क है, सब कुछ मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू।